Hello students, I am Professor Neeta Fuchan Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का लेसन नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट. Let's learn the lesson with full explanation in Hindi. Do like, share, subscribe our channel and keep supporting. Look at this. Here you are seeing that due to the earthquake, यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है ये आप देख रहे हो. अर्थक्वेक यानी क्या? यानी कि भूकंप. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो आपत्ति प्रतिबंधन होता है, यानी कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आने वाली है, सो उसके लिए जो प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट जो होता है कि उससे बचने के जो तरीके होते हैं, वो आज हम इस लेसन थ्रू पढ़ेंगे. सो कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल. कैन यू रिकॉल? इट मीन्स व्हाट, की थोड़ा सा याद करो. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आपदा से आप क्या समझते हो, यानी डिजास्टर यानी क्या. एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, और आपदा के कौन कौन से प्रकार हैं. सो लेट्स लर्न द आंसर थ्रू आउट द lesson. Last year we have introduced various natural calamities and disasters. पिछली कक्षा में आपने पढ़े होंगे natural calamities, disaster related कुछ lessons थे. This year we are going to study about earthquake and some other natural calamities. So आज के इस lesson में और इस साल हम पढ़ेंगे भूकंप और बाकी जो नैसर्गिक आपदा है उसके बारे में. Can you tell, यानी कि आप बता सकते हो what is an earthquake, कि भूकंप यानी क्या है, and what are the effects of earthquake, और भूकंप के परिणाम क्या होते हैं. Look at the picture number 9.1, that is cracks to the buildings. ये बिल्डिंग को देखिए किस तरह से cracks हो गए हैं. Due to why this thing happen? So let's learn. Earthquake means what, की भूकंप. Sudden vibrations on the earth and shaking of the earth surface or ground is called an earthquake. यानी जो जमीन का ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर जब लहरें आती है, नीचे से कुछ वाइब्रेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं. अर्थक्वेक जमीन के नीचे से होता है, यानी कि भूकवच में अचानक कंपन होना या फिर भूकवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलना, इसको भूकंप कहते हैं. दिस कॉज seismic waves leading to movements of the earth surface like tremors, shaking or its goes up and down. यानी कि भूकंप के कारण जो भूपृष्ठ होता है उसका कुछ भाग आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे होता है, इसलिए भूपृष्ठ सरलता से हिलता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं. द शॉक्स एंड वेव्स फॉर्म इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्प्रेड ऑन द सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस. भूगर्भ में निर्माण होने वाले धक्के लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज द पॉइंट अबव द एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस. और भूकंप नाभि के ठीक ऊपर भूपृष्ठ पर स्थित जो बिंदु होता है उसे भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं. स्ट्रॉन्ग कॉन्वल्स और वेव्स एट फर्स्ट रीच टू द एपिसेंटर, देयरफॉर मेजर लॉस ऑक्योर्स नियर टू दैट एरिया. तीव्र रूप की जो लहरें हैं या फिर धक्के सर्वप्रथम केंद्र के पास पहुंच जाती है, इसलिए वह हानि का जो अनुपात होता है वो सबसे ज्यादा होता है. लुक एट द इमेज नंबर 9.2, दैट इज फोकल पॉइंट एंड एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप नाभि और भूकंप केंद्र यहाँ पर दिखाया गया है. फोकल पॉइंट यानी ये भूकंप के नाभि है, एंड लुक एट दिस एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र. दिस इज द सेस्मिक वेव्स, यानी कि भूकंप की जो है लहरें हैं, एंड ये देखिए प्लेट्स यानी भूस्तरीय जो हलचल हो रही है. Let's learn about it. Shocks occur due to an earthquake can be mild or intensified or acute. भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं. On the earth, mild earthquakes occur in a large number than the intensified or runners. और पृथ्वी पर होने वाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक मात्रा में होती है. एवरी डे अर्थक्वेक्स आर नोटिस एट सम और अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ. भूकंप पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता ही रहता है. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर, एवरी ईयर नियरली 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक्स ऑक्योर ऑन द अर्थ. और नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के निरीक्षण के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से लेकर 14,000 भूकंप होते हैं. रेफरेंस www.tris.edu, यहाँ पर आप लॉगिन करके देख सकते हो. इस वेबसाइट पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. फ्रॉम दिस इट इज नोटिस दैट अर्थ इज कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेटिंग. और इस आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी हमेशा कम या अधिक अनुपात से कंपित होती ही रहती है. Look at the image number 9.3, seismometer. Okay, seismometer means what? भूकंप मापक यंत्र इसको कहते हैं. वर्टिकल seismometer और हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरह से इसके दो प्रकार हैं. Vertical like this and horizontal is like this. Okay.
The machine or instrument which records the earthquakes, that is seismograph or seismometer, and the accretion intensity is measured in Richter scale. सो भूकंप की जो जानकारी है उसको संकलित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर कहते हैं और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल, ये जो है ये एक इकाई का, दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, जिसमें ये जो भूकंप होता है इसकी इकाई रिक्टर स्केल है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर मेंशन बिलो, स्टडी देम केयरफुली। अभी हम पढ़ेंगे भूकंप के परिणाम। इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट रिक्टर स्केल एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो अभी आपको क्या करना है, इंटरनेट की सहायता से रिक्टर स्केल तथा भूकंप के परिणाम की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। लेट्स चेक कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक एंड देन इन द सेकेंड कॉलम विल लर्न द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के कारण यहाँ पर है और भूकंप के परिणाम इधर है। सो लेट्स लर्न। नंबर 1, वोल्केनिक एरप्शन मींस ज्वालामुखी का विस्फोट होने से भूकंप होता है। नंबर 2, स्ट्रेस ऑफ बिग डैम्स ऑन दी अर्थ, यानी बड़े बड़े बांधों का जमीन पर पड़ने वाला तनाव। माइनिंग यानी खदानों को खोदना। अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट यानी जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण। नंबर 5, वाटर पैकोलेट्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ, भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी रिसता है। ड्यू टू ट्रेमेंडस हीट द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, और जमीन के अंदर प्रचंड उष्मा से पानी की भाप बनती है। द स्टीम फॉर्म ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम द लूजन अर्थ सरफेस कॉजिंग अर्थक्वेक्स, और यह जो भाप बनती है वो कमजोर पृष्ठभाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तब भूकंप होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, इसके परिणाम क्या होते हैं भूकंप के। नंबर 1, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव पालतू प्राणियों की भी जीवित हानि होती है। नंबर 2, इकोनॉमिक लॉस एट लार्ज स्केल, इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइपलाइंस, houses, buildings, roads, railway tracks are destroyed. बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। बिजली के खंभे, पाइपलाइन, घर, इमारत, रस्ते, लोहमार्ग उद्ध्वस्त हो जाते हैं। नंबर 3, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा हो जाता है। नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम्स चेंजेस, यानी कि नदियां नाले इनका प्रवाह बदल जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस, शहरी भागों में आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। Number 6, if there is earthquake at the bottom of ocean, it may create tsunami waves and thereby large scale destruction of coastal region. समुद्र तल में भूकंप होने पर सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनार पट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि की संभावना होती है। एंड नंबर 7, लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस, इसी वजह से भूमिगत जो जलस्तर है यह ऊपर नीचे होता है। Let's learn the precautions to be taken at the time of earthquake, यानी जब भूकंप के बारे में सतर्कता, यानी हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। नंबर 1, इफ यू आर एट होम, जब आप घर पे हो, देन डू नॉट गेट स्कैर्ड एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस, तो आप डर के इधर उधर मत भागिए, एक जगह पर खड़े रहिएगा। इधर सिट ऑन द फ्लोर और बिलो द बेड और एनी अदर फर्नीचर एंड कवर योरसेल्फ अंटिल द मूवमेंट ऑफ अर्थ स्टॉप्स। लुक एट द पिक्चर नंबर ए, दैट कि यहाँ पर भूकंप का जब पता चलता है इधर इधर न दौड़ के आपको बिना घबराहट के एक जगह पर शांत खड़े रहना है, या फिर जमीन पर बैठ जाओ, टेबल या फिर पलंग, किसी भी एक फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपा लो और जमीन की हलचल रुकने तक वही रुको। इफ देयर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर, देन सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई टेबल डेस्क ना है तो आप घर के किसी भी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रखो, उसमें आपका चेहरा आप ढक लो। नंबर 2, इफ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड द हाउस, अगर आप गाड़ी पर हो या फिर घर के बाहर हो, देन पार्क योर व्हीकल एट अ सेफ प्लेस एंड सिट इनसाइड इट, सुरक्षित जगह देखकर गाड़ी को वही रोको और आप वाहन के अंदर रुको। डू नॉट वेट नियर और बिलो टॉल बिल्डिंग, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल, और बाहर नहीं निकलना है, किसी भी बड़ी इमारत, वृक्ष या फिर बिजली के तार के पास आपको रुकना नहीं है। देन अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज नंबर 1, अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन द मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग, इंस्टेड यूज स्टेयरकेस, यानी कि अगर आप बहुत बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग ना करें, सीढ़ी का उपयोग करें। नंबर 2, डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट्स, एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज्यादा समय तक नहीं बैठना है, शरीर की थोड़ी हलचल करनी है। नंबर 3, आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, हेंस टू अवॉइड इट केयरफुली स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, और भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है, इससे बचने के लिए घर का मेन स्विच पहले आपको सावधानी पूर्वक बंद करना है। डू नॉट यूज कैंडल्स, लैंटर्न और मैच बॉक्स, इंस्टेड यूज टॉर्च और बैटरी, तो ऐसे समय आपको मोमबत्ती, लालटेन, माचिस का उपयोग नहीं करना है, बैटरी या फिर टॉर्च का उपयोग करना है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, लुक एट दिस। एंड
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और प्रूफ बिल्डिंग्स, ये भूकंप रोधक इमारतें कैसी होती है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट आर कॉल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, यानी जमीन की विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता है, ऐसी इमारतों के निर्माण कार्यों को भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग्स, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज मेड सम कोड ऑफ कंडक्ट, इमारत के निर्माण के लिए भारतीय मानक संस्था ने कुछ कोड बनाया है। Buildings are constructed as per IS 456 and earthquake resistant construction are performed as per IS 1893। तो आपको क्या करना है, IS 456 के अनुसार से इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है। तो उसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए आपको IS 1930 तो आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अभी ये जो लेक्चर्स है ये घर से बनाने पड़ते हैं, सो ड्यू टू द रिकॉर्डिंग थोड़ा सा घर में आवाज तो होता ही रहता है, सो अवॉइड दैट डिस्टर्बेंसेस। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। बिल्डिंग्स आर constructed as per IS 456 and earthquake resistant construction are performed as per IS 1893, that is the criteria for earthquake resistant design of structure, and IS 13920 ductile detailing of reinforced concrete structure subjected to seismic forces, advanced technology is used for earthquake resistant construction, यानी कि जब किसी इमारत का निर्माण किया जाता है भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के जो मापदंड हैं और 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कंक्रीट संरचना का जो विस्तार है इसका उपयोग किया जाता है, और भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग भी किया जाता है। To get prior intimation about earthquake, modern equipments like laser ranging very long baseline, geyser counter, creep meter, strain meter, tide gauge, tilt meter, volumetric strain गॉज एटसेट्रा आर यूज। तो भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त होने के लिए लेजर रेजिंग है, वेरी लॉन्ग बेस लाइन, गाइगर कॉटर, क्रिप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइट गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज, इनके जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है। लेट्स लर्न नेक्स्ट फायर यानी आग। कैन यू रिकॉल, क्या आपने याद करो थोड़ा सा, फायर इज अ नेचुरल कैलामिटी और अ मैन मेड कैलामिटी, आग प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित है। सो टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर क्या है, आग के प्रकार, चलिए। नंबर 1 क्लास ए फायर सॉलिड सब्सटेंसेस, बी ये जो क्लास ए फायर जो है अवर्गीय ये ठोस रूप पदार्थ से होते हैं। कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल्स आर देयर फ्यूल सोर्स, सामान्यतः ज्वालाग्राही पदार्थ से लगने वाली आग। वुड, क्लोथ्स, कोल, पेपर्स एटसेट्रा, दिस फायर कैन बी पुट आउट विथ वाटर। तो जैसे लकड़ी, कपास, कोयला, कागज इत्यादि यह ठंडा करके आग बुझाई जाती है। नंबर 2 क्लास बी फायर जो होती है लिक्विड सब्सटेंसेस से यानी द्रव रूप पदार्थों से। फायर्स कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस, पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल, पेंट्स एटसेट्रा, यानी कि जो ज्वालाग्राही द्रव्य पदार्थ से लगने वाली आग यानी पेट्रोल है, तेल है, वार्निश है, विलायक है, रसोई का तेल, रंग इत्यादि से वो लगती है। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर, ये जो भी पदार्थ है पानी की अपेक्षा हल्के होते हैं। देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। तो इसमें क्या होता है कि आग लगना अंतः झाग वाले अग्निशामक द्वारा ये आग बुझाई जाती है अगर आग लगती भी है तो। नंबर 3 क्लास सी फायर गैसियस सब्सटेंसेस यानी कि क वर्गीय गैस रूप पदार्थ। फायर कॉज ड्यू टू एक्टेलाइन हाउसहोल्ड गैस एलपीजी, तो एक्टेलिन घरेलू गैस, एलपीजी गैस इत्यादि ज्वलनशील गैसों द्वारा लगने वाली जो आग है वो आती है क्लास सी में। लेट्स लर्न द क्लास सी फायर गैसियस सब्सटेंसेस। फायर कॉज ड्यू टू, ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, ओके। सो नंबर 4 हम पढ़ेंगे क्लास डी फायर केमिकल सब्सटेंसेस जो रासायनिक पदार्थों से लगती है। फायर कॉज ड्यू टू combustible metals like potassium, sodium and calcium which react with water at normal room temperature, यानी कि ज्वलनशील धातु से लगने वाली आग, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातु ये सामान्य तापमान पर पानी के साथ क्रिया होती है। Then मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, वो उच्च तापमान पर पानी के साथ उनकी क्रिया होती है। When both these groups combine with water, it explodes, और जब ये दोनों समूहों की धातुएं पानी के साथ संयोग करती है तब एक्सप्लोड्स यानी कि विस्फोट हो जाता है। नंबर 5 क्लास ई फायर इज इलेक्ट्रिकल, अभी इलेक्ट्रिकल आग पढ़ेंगे। फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज क्लास ई फायर, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होती है दैट इज टू एक्सटिंग्विश सच फायर पावर इज कट ऑफ एंड नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड। सो इलेक्ट्रिकल सामान फिटिंग के साधनों के कारण लगने वाली आग कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आग प्रतिबंधक से वो बुझाई जाती है।
मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, आग बुझाने की जो मेथड है, देयर आर 3 मेन मेथड्स टू स्टॉप द स्प्रेड्स ऑफ फायर और टू कंट्रोल द फायर। आग को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं। नंबर 1 कूल आउट यानी ठंडा करना, यूज ऑफ वाटर, इसके लिए पानी का इस्तेमाल करना है। टू एक्सटिंग्विश फायर वाटर इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन विच इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है, वो सभी जगह पर उपलब्ध होता ही है। इफ यू स्प्रे वाटर ऑन द फायर और अराउंड द फायर इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द फायर। पानी से आग ठंडी हो जाती है और नियंत्रण में भी आ जाती है। नंबर 2 सप्रेस द फायर यानी आग कम करना। टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल कैन बी कॉज्ड। आग कम करने के लिए विशेषता तेल के कारण, बिजली के कारण लगी आग बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा है। इफ यू स्प्रेड अ फ्रॉथ लाइक सब्सटेंस ऑन द फायर इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड फायर। अगर जाग जैसा पदार्थ आग पर फेंकने से उसका उपयोग आग ढकने के जैसा हो ही जाता है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल। और यह आग बुझाने की विधि तेल के कारण लगी आग के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। नंबर 3 कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो ज्वलनशील पदार्थ अलग रखना। इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर। एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मस्ट बी केप्ट अवे सो दैट नो सोर्स इज लेफ्ट फॉर द फायर टू स्प्रेड। यानी कि क्या है बच्चों, इस पद्धति में ज्वलनशील पदार्थों को ही अलग करना होता है। लकड़ी का सामान अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग के पास से दूर करना चाहिए। एंड स्टर अप पंप इज द बेस्ट डिवाइस टू पुट ऑफ स्मॉल फायर्स। और तुरंत लगी आग को बुझाने के लिए स्टर अप पंप एक सबसे उत्तम साधन है। इट स्प्रेज वाटर इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द फायर, और इस पंप से आग पर सभी ओर से पानी मारकर आग बुझा सकते हैं। प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स यानी कि सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय। तो चलिए पढ़ते हैं। That is number 1. Develop the habit of switching off gas regulator when not in use, especially during night. गैस का रेगुलेटर जब उपयोग में न हो तो रात को सोते समय आपको वो बंद करना चाहिए। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। जब आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तब ध्यान से आपको सभी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बंद करने हैं। नंबर 2 टू मेक अदर्स अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली। आग आग ऐसे जोर से चिल्लाकर आप दूसरों को सावधान करके मदद के लिए बुला सकते हो। नंबर 3 कॉल फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को आप बुला सकते हो। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी अग्निशमक टंकियों का उपयोग किस प्रकार करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करो। फर्स्ट एड, लेट द पेशेंट सिट और स्लीप इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। प्रथमोपचार में घायल व्यक्ति को आरामदायी स्थिति में बैठाएं अथवा सुलाकर रखें और तुरंत डॉक्टर को सहायता के लिए बुलाएं। लैंडस्लाइड्स और रिफ्ट कोलैप्स यानी कि पर्वत शिला का गिरना, भूस्खलन इसे कहते हैं। कैन यू रिकॉल, थोड़ा सा याद करो बच्चों। नंबर 1 व्हाट आर द रीजंस फॉर मालिन मिसहैप इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो मालिन गांव है पुणे में, तो पूना जिले की मालिन दुर्घटना के बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। व्हाट आर इट्स इफेक्ट, इससे क्या हुआ था। एंड नंबर 2 व्हाट इज द लैंडस्लाइड, और पर्वतशिला या फिर भूस्खलन क्या होता है। सो लेट्स लर्न इट। नेचुरल क्रैक्स एंड fissures present in hard rocks cause their breaking, especially at the time of heavy rains. Water entering these cracks cause weathering of these rocks. क्या होता है, जो कठोर चट्टानें होती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दरारें अथवा जगह या बड़े चट्टानों के टूटने का कारण होता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है उस समय इन पत्थरों की जो दरारें होती है जगहों में पानी जाकर उस पत्थर का क्षरण होता है। वेट इंक्रीजेस दिस रॉक स्लाइड ऑन द स्लोपी रीजन एंड सेटल एट द लोअर साइड एंड कोलैप्स ऑफ रिफ्ट। तो क्या होता है कि इस प्रकार के पत्थर ढलान वाले प्रदेश में लुढ़कते हुए जाकर नीचे स्थिर हो जाते हैं और इसे हम भूस्खलन कहते हैं। कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड यानी कि पर्वतशिला गिरने के कारण। नंबर 1 आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी रेन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉज लैंडस्लाइड। भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, तूफान, बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी पर्वतशिलाएं गिरती है। नंबर 2 अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज सॉइल एरोजन। बेशुमार वृक्ष काटने के कारण जमीन का क्षरण होता है। नंबर 3 व्हाइल बिल्डिंग रोड्स इन माउंटेन्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिगिंग दैट मेक्स द माउंटेन वीक। पर्वत तथा घाटियों में रास्ते बनाते समय पर्वत खोदने के कारण पर्वत कमजोर हो जाते हैं और जो उनके किनारे के पत्थर गिरते हैं। इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, इसके परिणाम क्या होते हैं। नंबर 1 रिवर्स गेट फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स। नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रेजर्वायर्स, यानी कि जलप्रपात का स्थानांतरण होता है, कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस, आपको क्या करना है। इन महाराष्ट्र वेयर डू द ट्रैफिक जाम्स ऑक्योर ड्यू टू लैंडस्लाइड्स,
कि भूस्खलन के कारण यातायात में रुकावट आने वाली घटनाएं महाराष्ट्र में कहाँ होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच प्लेसेस, व्हाई डू द लैंडस्लाइड अकर एट दोस प्लेसेस ओनली, डिस्कस इन द क्लासरूम एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्थानों की एक लिस्ट बनानी है और इन्हीं स्थानों पर ही भूस्खलन क्यों होता है इस पर आपको चर्चा कर उपाय बताने हैं। नंबर 3, जो परिणाम हम पढ़ रहे थे, देयर इज लाइव एंड फाइनेंशियल लॉस ऑन अ लार्ज स्केल एज ट्रीज, बिल्डिंग, रॉक्स ऑन स्लॉपी एरिया कोलैप्स ऑन लो लाइंग लैंड। तो क्या होता है, पर्वत शिला गिरने से नीचे लगे वृक्ष भी टूट जाते हैं, ढलान पर हुए निर्माण कार्य भी ढह जाते हैं। ये सब पत्थर, मिट्टी के ढेर वृक्ष के नीचे सपाट क्षेत्र में गिरते हैं, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर जीवित और आर्थिक हानि होती है। लैंडस्लाइड इफेक्ट्स द ट्रैफिक बढ़ता है। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयज प्लांट लाइफ ऑन इट, और इससे वनस्पतियों का जीवन नष्ट हो जाता है। मेन पॉइंट एंड द थिंग्स टू बी नोटेड, आपको क्या करना है, प्रमुख मुद्दे, ठीक है, और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल, विद्यालय की प्राथमिक जानकारी। नंबर ए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, आपको विद्यालय का पूरा नाम, पता लिखना है। नंबर बी, नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द हेडमास्टर विद कॉन्टैक्ट नंबर, मुख्याध्यापक का पूरा नाम, उनके निवास का पता, उनका संपर्क नंबर। सी, नेम्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट मेंबर, आपके विद्यालय संस्थापक और व्यवस्थापकों के नाम और नंबर आपको लेने हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, और उसके बाद कुल कर्मचारी कितने हैं। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, आपको विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है। नंबर ए, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक आपको वहां पर चेक लगवाना है। नंबर बी, अवेयरनेस, उसकी जागृति करनी है। नंबर सी, इंस्ट्रक्शंस यानी कि उसकी सूचनाएं देनी है। नंबर डी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, यातायात व्यवस्थापन। नंबर ई, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। और नंबर एफ, कम्युनिकेशन कमेटी, 2 to 3 मेंबर्स और सब कमेटी यानी कि प्रसार माध्यम समिति, इस उप समिति में प्रत्येक 2 से 3 सदस्य। नंबर 3 क्या करना है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग, आपकी इमारत की विस्तृत जानकारी स्कूल के। इसमें ए, टोटल नंबर ऑफ रूम्स यानी कि कुल कमरों की संख्या। नंबर ऑफ क्लासरूम, कक्षाओं की संख्या। क्लासेस, कितने कक्षा हैं। नंबर डी, टाइप्स ऑफ रूफ, वुडन, सीमेंट शीट्स यानी कि छत कैसी है, लकड़ी, पतरा या फिर सीमेंट की। एज ऑफ द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ईयर, और वो इमारत की उम्र और उसे कब बनाया गया था वो लिखना है। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल ग्राउंड, विद्यालय के मैदान के विषय में जानकारी लिखनी है। उसमें फर्स्ट आपको करना है टाइप ऑफ द प्ले ग्राउंड, प्रेयर स्पेस, खो खो, कबड्डी एंड अदर ग्राउंड्स एक्सेट्रा। विद्यालय परिसर में खुले मैदान का प्रकार, खो खो, कबड्डी, प्रार्थना और मैदान की जानकारी लेनी है। डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम मेन रोड, मेन रोड से यानी कि मुख्य रास्ते से मैदान की दूरी कितनी है। उसके बाद डेली रूटीन ऑफ द स्कूल, विद्यालय की दिनचर्या, उसमें आपको करना है टाइम टू स्टार्ट, स्कूल ब्रेक्स एंड टाइम टू लीव द स्कूल, विद्यालय शुरू होने का समय। उसके बाद जो आपकी मिडल यानी कि स्कूल ब्रेक जो होता है वो छुट्टी, एंड विद्यालय के छूटने का समय वो आपको नोट डाउन करना है। नंबर बी, डेली एक्टिविटीज टेकिंग प्लेसेस इन द स्कूल, विद्यालय में दिन भर में लिए जाने वाले विविध उपक्रम। पॉसिबल हजार्ड्स इन द स्कूल यानी कि विद्यालय का आपदा प्रबंधन नक्शा आपको बनाना है, दैट इज नेम एंड टाइप, नॉर्मल, मीडियम, एक्यूट ऑफ द डेंजर। सॉरी, आपको क्या करना है कि पॉसिबल हजार्ड्स इन द स्कूल, इट मीन्स कि विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएं। ओके, सो इसमें आपको संभावित दुर्घटनाओं के नाम सामान्य, मध्यम, तीव्र लिखने हैं। डिस्ट्रक्शन इन द पास्ट एंड करंट प्लानिंग, और पहले हुआ नुकसान, फिलहाल की गई उपाय योजना लिखनी है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आपको विद्यालय का आपदा प्रबंधन नक्शा, इसमें द मैप मस्ट हैव फॉलोइंग कंटेंट, उस नक्शे में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ऑल बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल, की सारी इमारतें, देयर स्ट्रक्चर, उनकी रचना। ग्राउंड्स, जो प्ले ग्राउंड है। एंट्रांसेस, जहां से आप अंदर आते हो। प्लेसेस ऑफ प्रोफेबल डेंजर इन द स्कूल, यानी कि आपदा के समय सुरक्षित जगह। सेफ प्लेस एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, नियरेस्ट रोड, नजदीक के जो मेन रास्ते हैं। दिस मैप मस्ट बी एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट बी गिवन डिटेल नॉलेज अबाउट इट, स्कूल के एंट्रेंस में ही आपको नक्शा लगाना है और सभी बच्चों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। मॉक ड्रिल इन द स्कूल, विद्यालय की तैयारी आपको करवा लेनी है, दैट इज एवरी मंथ अ मॉक ड्रिल मस्ट बी कंडक्टेड इन द स्कूल, हर महीने में आपको विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएं और आपदा के अनुसार विशिष्ट कालावधि में उसकी तैयारी करने की जानकारी देनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड पॉसिबल हजार्ड्स एंड द मेजर्स टेकन अगेंस्ट देम, जो भी विपदा आने वाली है और उससे कैसे बचे इसकी ट्रेनिंग आपको देनी है। द डेट, टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड शॉर्ट फॉल मस्ट बी नोटेड डाउन, और उस समय जो विद्यार्थी की संख्या है, जो दिनांक है, समय और कमियां, इसकी जानकारी नोट करनी है। वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, यानी कि
संस्थाओं के कार्य। नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू फोकस द लैंडस्लाइड एंड इट्स इफेक्ट्स। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र शासन के भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भूकंप और विविध आपदा में संबंध में अनुसंधान का कार्य करती है। नंबर 2, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड वर्ल्ड जियोलॉजिकल फोरम ऑल्सो हेल्प फॉर दिस फोरकास्ट, और इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड वर्ल्ड जियोलॉजिकल फोरम भी मदद करती है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सीख लिया है, जैसे कि स्कूल में जो भी बताया है कि आपको क्या करना है, तो वो आप अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ मिलकर उस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। To check all the lectures, check the link in the description box below. Thank you so much. Take care and bye bye.